अब वैक्सीन में भी कई बार भ्रांति आ जाती है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। लोगों की समझ में नहीं आ पाता है कि कोविशील्ड ज़्यादा अच्छा है, कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छा है। पर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी, उस पर बच्चों का सबसे ज़्यादा असर रहेगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारा प्रशासन, हमारा पूरा डॉक्टर्स कितने तैयार हैं हम लोग। एक डेल्टा प्लस की बात आती है कि वो उसने राजस्थान में दस्तक देती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे डेल्टा प्लस है क्या बीमारी। नमन है, हे डॉक्टर तुम्हें नमन है। भगवान हमें सिर्फ एक बार जीवन देता है, तुम हमें बार बार जीवन दान देते हो। दिन देखते हो ना रात देखते हो, बस हमारी सांसों की डोर ना छूटे इसी पे प्रयासरत रहते हो। एक डॉक्टर तुम्हें नमन है। तुम अल्लाह हो, गॉड हो और भगवान हो। तुम्हारी कोशिश रहती है कि हमारे चेहरे की मुस्कान यूं ही बनी रहे। ए डॉक्टर तुम्हें नमन है। मीडिया हाउस राजस्थान की तरफ से आप सभी को आज डॉक्टर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी जानते हैं 1 जुलाई। आज विधान चंद्र राय साहब की जन्मदिन भी है और उनकी पुण्यतिथि भी है। डॉक्टर विधान चंद्र राय साहब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं थे बल्कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और उनको सम्मान में, उनकी याद में 1 जुलाई 1991 से ये डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर्स वास्तव में हमारे फ्रंट लाइनर वो वॉरियर्स हैं जो मैदान में रह कर के हमारी ज़िंदगी को हमेशा खुशहाली देते हैं और हमें स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसीलिए तो इस बार की थीम भी यही है कि दुनिया बेहतर और स्वस्थ बने। तो आज के दिन हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सरदाना जी, जो कि प्राचार्य हैं और वरिष्ठ प्रोफेसर और हेड हैं न्यूरो विभाग के मेडिकल कॉलेज कोटा से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे मीडिया हाउस राजस्थान की पूरी टीम और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से आपको डॉक्टर्स डे की और सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं सभी डॉक्टर्स की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और कृतज्ञ हूं सबका कि हालांकि ये हमारी ड्यूटी है, हम उस ड्यूटी को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने आज डॉक्टर्स डे पे डॉक्टर्स का जो सम्मान किया है, उनको एक दूसरे नज़रिए से देखा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा यही जाता है कि आज का दिन जब हम इसे डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं तो वो क्यों खास है? देखिए, किसी भी डे को मनाने का जो एक एम होता है, जो इनिशियल होता है कि जो सभी लोगों का फोकस, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो डॉक्टर्स जिनके लिए मनाया जा रहा है वो हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, डॉक्टर्स पे फोकस हो। एक तो उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाए कि वो लोग सोसाइटी के लिए जो करते हैं, सेल्फलेस सर्विसेज करते हैं। दूसरा, उनकी रिलेटेड कोई इशू हो तो उस पर भी फोकस हो। नॉर्मली डेज़ को सेलिब्रेट करने का एम ये होता है। ये जो दिन है विधान चंद्र राय जी, उनका जन्मदिवस भी था और उनका देहांत भी इसी तारीख को हुआ था। उनकी याद में जो शुरू हुआ था वो ईयर बाय ईयर जो है इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे की तरह मनाया जाता है। अलग अलग कंट्रीज़ में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाए जाते हैं, उनकी तारीख अलग अलग होती है और हमारे उनके माध्यम से हम डॉक्टर्स पे फोकस करते हैं। उनको तो धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर्स जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी इस डे के माध्यम से धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी इस बार की अगर हम थीम की बात करें तो थीम भी यही है कि दुनिया बेहतर और स्वस्थ बने। कोई कहते हैं ना कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन होता है और हमारे इस धन की रक्षा हम डॉक्टर्स आप करते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ साल की अगर हम बात करते हैं, कोरोना का समय रहा, अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया का जो एक ज़िंदगी थी वो रुक सी गई है, थम सी गई है। और सेकेंड वेव की या दूसरी लहर की जब हम बात करते हैं तो पहली लहर से भी ज़्यादा उसने कहर यहाँ पर बरपाया है। बहुत लोगों को ये लहर अपने साथ बहा करके ले गई। कहाँ हमसे चूक हुई कि इस लहर ने इतना ज़्यादा कहर हमारे ऊपर बरपाया? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि दूसरी लहर जो है वो पहली लहर से काफ़ी तेज़ गति थी। एक आंधी की तरह आई, तूफान की तरह आई और बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना करके चली गई। चूक की जहाँ तक अगर बात करें तो देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है किसी भी वायरल पेंडेमिक में उसको कंटेन करने की, कंट्रोल करने की। सिंपल सा मेजर है कि लोगों को आइसोलेटेड रखना और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करना। प्रथम वेव और द्वितीय वेव के बीच में जो गैप रहा उसमें जो लोग ये मानने लग गए कि अब ये दूसरी लहर नहीं आएगी, तो उन्होंने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने में कोताही बरती और वायरस को तो यही मौका चाहिए। और वो दूसरी लहर इतनी तेज़ आई, उसका दूसरा कारण यह है कि जो म्यूटेशन होता है वायरस में, जितने लंबे समय तक वायरस एक सोसाइटी में रहता है, इन्फेक्शन रहता है, उसके स्वरूप बदलने के, म्यूटेशन की संभावना और बढ़ जाती है।
तो जो म्यूटेंट स्ट्रेन था, जो कि हमें बाद में पता चला, वो डेल्टा जो वायरस था वो बहुत तीव्र गति से संक्रमण फैलाता है, उसकी तीव्रता भी अधिक होती है, सीरियस पेशेंट्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। दूसरा कारण ये रहा। तीसरा कारण ये रहा कि हमको ये मालूम चलना कि डेल्टा वायरस इसका कारण है, मेन कारण है, वो लेट मालूम चला। जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है वो अगर थोड़ा पहले हो जाती तो हो सकता है कि हम लोग और ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ से वाकिफ़ होते और ज़्यादा सावधानियाँ बरतते। तो वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग अब तो बहुत लेबोरेटरीज़ हो गई हैं, हमारे स्टेट में भी हो गई है, कंट्रीज़ में भी उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये 2-3 कारण प्रमुख है, जिसमें जो मेन अगर आप पूछेंगे नंबर 1 वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना न करना, और ऑफ कोर्स जो बदला हुआ स्ट्रेन था वो भी इसका प्रमुख कारण। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हाँ ये कह सकते हैं कि हम लोग लापरवाह हो गए थे और उसी का मौका कोरोना के इस सेकंड वेव को मिला और उसका शिकार हम सभी यहाँ पर हुए। ऑक्सीजन की जब बात आती है तो अक्सर ये सुना गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी पेशेंट्स की जान गई थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सेकेंड वेव थी उसमें सभी को मालूम है कि सिस्टम जो था, राजस्थान में तो हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, फिर भी दूसरी स्टेट से, लेकिन कई स्टेट्स में और कई जगह आपने देखा कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों को, क्योंकि ऑक्सीजन एक प्रेशियस ड्रग थी इस पूरी सेकेंड वेव में, उनकी अनअवेलेबिलिटी रही, सारे हॉस्पिटल्स फुल रहे, बेड ओवरफ्लोन रहे, ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी और उसका यूटिलाइजेशन का जो मिसमैच था वो रहा, और नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे। लेकिन फॉर्चुनेटली राजस्थान में ये स्थिति करीब करीब नहीं आई। हालांकि हम लोग उस वर्ष तक पहुँचे, लेकिन तभी बेहतर प्रबंधन से और बेहतर प्लानिंग से राजस्थान में ये स्थिति करीब करीब नहीं आई और हम लोग इससे उबर गए सेकेंड वेव से। लेकिन हाँ, ये एक मैसेज देता है कि देखिए, महामारी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, और महामारी जिस तरह से लोगों की, बहुत सारे लोगों की द्वितीय लहर मौत का कारण बनी, उसमें कई चीज़ों में हमको ये सीख देखी गई कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए सब लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे भी, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी, डॉक्टर्स लेवल पे भी, पारिवारिक लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, सभी स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी, स्टेट के स्तर पे भी, शहर के स्तर पे भी, अपने घर के स्तर पे भी, मोहल्ले के स्तर पे भी। तो ये इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है, जिससे कि हम मैच्योर और हों, और फ्यूचर में इस तरह की कोई भी महामारी आए या इसकी भी तीसरी चौथी लहर आए, जिसके बारे में अभी तो ये मानना उचित होगा कि आ सकती है, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो हम लोग ऐसी कोई भी लहर आए तो उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस रहे, इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब आपने तीसरी लहर की बात कही है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होगी, उस पर बच्चों का सबसे ज़्यादा असर रहेगा। इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारा प्रशासन, हमारा पूरा डॉक्टर्स कितने तैयार हैं हम लोग? देखिए, ये एक प्रजम्पशन है एक्सपर्ट लोगों का कि बच्चों में ये ज़्यादा आएगी, लेकिन इस पर भी डिवाइडेड ओपिनियन है। लेकिन हम ये बाय एंड लार्ज मान के चल रहे हैं कि अगर बच्चों में ज़्यादा आएगी तो उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरी स्टेट लेवल पे हमें इंस्ट्रक्शंस हैं सभी जगह, और उस हिसाब से हमने प्रिपेयर्डनेस कर रखी है। हमने 500 बेड्स चिन्हित कर रखे हैं बच्चों के लिए, जिसमें 100 बेड नीकू के हैं, 100 बेड पीकू के हैं, और 300 बेड्स नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। तो 500 बेड्स जो है चिन्हित है। उसके अलावा भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम और जो है उसके अरेंजमेंट करेंगे। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लग रहे हैं पूरे तीनों हॉस्पिटल्स में, करीबन 22 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाएंगे पूर्णतः लगने के बाद में। 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक 20-20 हज़ार KL के लग जाएंगे। एक तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, दूसरा शीघ्र ही लगने वाला है। बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी कवायद है, ICU बेड्स बढ़ाने के लिए भी हमारी कवायद जारी है, जिससे कि हम उस स्थिति में ना आए जिस तरह की दूसरी स्थिति में हम लोग एकदम अनअवेयर हमको इसने ग्रसित किया था, इस लहर ने। हमारी प्रिपेयर्डनेस रहे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे, जिसके लिए प्रयासरत हैं टॉप लेवल से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री जी, हमारे डिपार्टमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आदरणीय सेक्रेटरी साहब, उनकी पूरी टीम, और हम कॉलेज लेवल पे जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि हम इस तरह के फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे। बजट की हमें कोई कमी नहीं, ना पहले थी ना भी है। जो चीज़ हम निवेदन करते हैं वो हमें दी जाती है, और हम चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, फिर भले वो इस्तेमाल में आए या ना आए तो हमें खुशी होगी। अगर हॉस्पिटल बेड खाली पड़े रहें, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट काम में ना आए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट काम में ना आए, तो हमें खुशी होगी। लेकिन हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और करते रहेंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये बेड काम में नहीं आते हैं, ऑक्सीजन काम में नहीं आती, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी पोजीशन आ जाती है तो कम से कम इतने तैयार तो हम रहें कि जो दूसरी लहर में हमने देखा था वो चीज़ हमें अभी इस तीसरी लहर में देखने को नहीं मिले। अब बात आती है डॉक्टर साहब, एक डेल्टा प्लस की बात आती है कि वो उसने राजस्थान में दस्तक देती है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे डेल्टा प्लस है क्या बीमारी? देखिए, ये अगेन एक म्यूटेंट स्ट्रेन है। बहुत सारे म्यूटेंट स्ट्रेन हैं इस वायरस के। डेल्टा प्लस जो है एक म्यूटेंट स्ट्रेन है। ऐसा कहा जा रहा है कि डेल्टा की तरह ही इसकी संक्रमण की तीव्रता और कैपेबिलिटी जो है वो पुराने जो प्रथम वेव का जो वायरस था उससे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक बहुत कम केसेस आए हैं। क्या केसेस उतने ही गंभीर होंगे जितने कि द्वितीय वेव में थे, और क्या केसेस का मैग्नीट्यूड भी इतना ही रहेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। इट्स टू अर्ली टू से दैट, पर कम से कम ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि उतना तो ये गंभीर होगा ही, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। और अगर ये फैलता है तो अब क्योंकि हमारी स्टेट में भी एक जीनोमिक लैब शुरू हो गई है जयपुर में, और पूरी स्टेट से जो सैंपल वहाँ जाएंगे उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस स्ट्रेन को, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो ले पाएंगे। ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट करना और जो भी मेजर लेना है पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अथॉरिटीज़ ले पाएंगी। एंटीजेनिक टेस्ट भी अब शुरू हो गया है, तो पॉजिटिव केसेस को हम जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट कर सकते हैं। उम्मीद है वैसी भयावह स्थिति नहीं आएगी जैसे द्वितीय वेव में थी, लेकिन फिर भी हर इवेंचुअलिटी के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई गलतफहमी हम नहीं पाल रहे हैं कि ये वेव किस तरह का रूप लेगी, क्योंकि हम एक बार इसको देख चुके हैं, इसकी तीव्रता को। तो ये सब तैयारियाँ हम कर रहे हैं। तो डेल्टा प्लस से अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉशियस रहने की ज़रूरत है, जो हम सब लोग हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि डेल्टा प्लस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सतर्क रहें, सजग रहें। इसके लिए क्या सावधानियां हम लोग बरतें ताकि डेल्टा प्लस से हम संक्रमित ना हो पाएँ? देखिए, मैं आप फिर कहता हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपल मेजर्स हैं। आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है, डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है। जब तक कि जो पॉपुलेशन का एक अच्छा भाग वैक्सीनेटेड ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको वैक्सीनेशन कराना है। वैक्सीनेशन के लिए भ्रांतियाँ जो हो उनसे दूर रहना है, उनको बिलीव नहीं करना। किसी भी महामारी का अंत एट द एंड ऑफ द डे वैक्सीनेशन और मास वैक्सीनेशन से ही होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। द्वितीय वेव में हम लोगों ने देखा है कि जिन जिन को 2-2 डोजेज़ वैक्सीन की लगी थी उनको या तो इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, हुआ है तो उनको इतना माइल्ड वैरायटी का हुआ है कि गंभीर वो नहीं हुए हैं, ना आईसीयू में गए हैं, ना डेथ हुई है। स्पोरेडिक केसेस की आप बात छोड़ दें, तो इसलिए वैक्सीनेशन मास्क जो है वो कराना है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जो शुरू से सब लोगों को कही जा रही हैं, एडवाइस की जा रही हैं, और यही एक सिंपलिस्टिक मेजर है जिससे हम अल्टीमेटली इस महामारी पर विजय पा सकते हैं। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि जो कोरोना के लिए सरकार ने जो हमें गाइडलाइंस दी, अगर हम उनका पालन करते हैं तो अभी हम बहुत ज़्यादा इस डेल्टा प्लस से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, बारंबार सरकार के हर स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सबको अपील करते रहते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जी भी, और हम सब लोग अपनी कैपेसिटी में डिपार्टमेंट के लोग सब लोग कहते रहते हैं, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड अपील भी करते रहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इसको छोड़ना नहीं है। आप ये ना समझें कि ये चला गया है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी स्वरूप ले सकता है। तो जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो जाता, जीनोमिक सीक्वेंसिंग इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो जाती कि हम लोग हर तरह के वेरिएंट को समझ लें, हर तरह के वेरिएंट का बिहेवियर और उसकी हिस्ट्री हमें मालूम हो, उसकी संक्रमण की क्षमता मालूम हो, उससे प्रिवेंशन के तरीके कुछ एडिशनल हो तो मालूम हो, तब तक ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको करना पड़ेगा और वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा, और कोई इसमें चारा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बात की थी वैक्सीन की। अब वैक्सीन में भी कई बार भ्रांति आ जाती है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। लोगों की समझ में नहीं आ पाता है कि कोविशील्ड ज़्यादा अच्छा है, कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। पहली बात तो ये कंपैरिजन करना गलत है। जब भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया किसी चीज़ की परमिशन देता है, किसी वैक्सीन की, तो बहुत सोच समझ के और ट्रायल्स के बाद में पूरा स्टडी करके दी जाती है। चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, दोनों की जो परसेंटेज है, जो सक्सेस रेट है, वो काफ़ी अच्छी है। तो ये अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आपके यहाँ कोविशील्ड उपलब्ध है तो आप कोविशील्ड लगवा लें, अगर आपको अपॉर्चुनिटी है कि कोवैक्सीन की तो आप कोवैक्सीन लगवा लें। दोनों की प्रिवेंटिव क्षमता में बाय एंड लार्ज कोई फ़र्क नहीं है,
इसलिए आप लोगों को भ्रांति भी नहीं पालनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम दूसरी लहर से गुजर रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी एक बार सिचुएशन, ऐसी स्थिति भी आ गई थी, उस समय प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि, उनका किस तरीके से सहयोग रहा, क्या हमें सहयोग मिला? बहुत फक्र होता है कहते हुए कि एक टीम की तरह हम लोगों ने काम किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। कलेक्टर साहब खुद इतने चिंतित रहते थे, दिन रात हमारी मदद करते थे, हर फील्ड पे आगे फ्रंट पे आकर के मदद करते थे। जो टीम जो बनाई थी प्रशासन ने, वो ऑक्सीजन मैनेजमेंट करती थी। वो अगर टीम नहीं होती तो ज़रूर कुछ ना कुछ हादसा होता। हम लोगों का कोऑर्डिनेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से, मेडिकल कॉलेज से बहुत अच्छा था। हमारे स्टाफ ने, पूरा स्टाफ हमने सभी सब्जेक्ट्स का, ये ना देखते हुए कि ये उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है नहीं, पूरा हमने झोंक दिया। करीबन 950 पेशेंट्स हम पीक टाइम में हमने एडमिट किए और हम उनकी देखभाल करते थे। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा और जनप्रतिनिधि लोग, उनका भी बिल्कुल मार्गदर्शन कदम कदम पे रहा, हमेशा रहा। जो फाइनेंशियल सहायता देनी चाहिए आगे बढ़ के दी। माननीय शांति धारीवाल जी ने, यूडीएच मंत्री साहब ने अपने कोष से जो भी चीज़ की ज़रूरत थी, जो हमने कहा दिया, बल्कि उससे 4 चीज़ एक्स्ट्रा दी आगे बढ़ करके। तो कोई धन की कमी नहीं आई। दूसरे भी जनप्रतिनिधियों ने आकर के हम लोगों से हमेशा मॉनिटर करके पूछा कि कोई मदद की ज़रूरत हो। बिना किसी पार्टी लाइन के सभी जनप्रतिनिधियों ने ये मदद की, हमारा संबल बढ़ाया। हमें न सिर्फ हमारा मार्गदर्शन किया, बल्कि हमारे साथ खड़े होकर के इस महामारी का मुकाबला करने में हम लोगों की हिम्मत बढ़ाई। और उसी का फल है कि हम लोग एज ए टीम वर्क, इस तरह की महामारी में या कोई भी टास्क हो, जब तक टीम वर्क नहीं होगा तब तक आप इस पर विजय नहीं पा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि टीम वर्क इतना अच्छा रहा कि हम, बड़ा मुश्किल समय हम लोगों ने हालांकि देखा, लेकिन उसको हम पार करके और उससे उभर करके आज इस स्थिति में हैं। बिल्कुल, कहते हैं ना, सब साथ में होते हैं तो जितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो आसानी से हम उस परेशानी को पार कर जाते हैं। और शायद सर इसीलिए कंवर बेचन साहब ने कहा भी है कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चला करते हैं, पर अगर दूसरा पैर भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो जनप्रतिनिधि और डॉक्टर्स ने मिलकर के इतनी बड़ी जो हमारे ऊपर बीमारी आई थी, महामारी आई थी, उस समय जो एक लहर आई थी, उस लहर को हमने थोड़ा सा काबू किया। अब बात आती है डॉक्टर साहब कि कहा जाता है कि डॉक्टर इस धरती के भगवान हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर्स के ऊपर भी उंगली उठा दी जाती है। कहा जाता है कि डॉक्टर की लापरवाही से हमारे परिजन की जान चली गई, या डॉक्टर लापरवाही नहीं करता है, समय से डॉक्टर उनको देख लेता, तो शायद जो स्थिति आज हुई है वो स्थिति नहीं हो पाती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर्स जो हैं अपने आप को फुल स्ट्रेच करके, बल्कि ओवर स्ट्रेच करके कार्य करते हैं और विषम परिस्थितियों में, और कई तो ऐसी जगह हैं जहाँ पे सीमित संसाधनों में कार्य करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जो सुविधा उपलब्ध हो वो सुविधा उनको दी जाए। ऑक्सीजन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, वो सुविधा जो उपलब्ध नहीं है उसके अल्टरनेट सुविधा हो वो दी जाए। जो इंजेक्शंस हैं और जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग माइंड से जो डिसाइड करते हैं कि इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है वो दिया जाए। वो भी अगर उपलब्ध ना हो तो उनके साथ खड़े रह करके उनका संबल बढ़ाया जाए, और जो भी कर सकते हैं उस कैपेसिटी में करें। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा था, इतने सारे पेशेंट्स थे, उसमें सबको उतना समय दे पाना कई बार संभव नहीं होता है। हालांकि पूरे लोग लगे हुए थे, और जो रोगी होता है उसके परिजन, नेचुरली उनका लव्ड वन होता है, उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो उनका कई बार गुस्सा उनको आ जाता है। हम लोग उनकी तरफ भी अपने आप को रख के सोचते हैं। लेकिन एक केस आया था, हम सभी ने पेपर में भी पढ़ा था, आपको ही पता है, रेमडेसिविर में जो पानी इंजेक्शन लगाया था उसकी जगह 2 पेशेंट की उसमें डेथ भी हुई थी। वो चीज़ सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी घटनाएं होती हैं। जब भी आपदा होती है तो उसमें 2 तरह के एटीट्यूड के लोग हो सकते हैं। एक तो ये कि उसको अवसर बना करके और उसमें ये सोचें कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, और किस तरह से अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करके अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटस को बिल्ड किया जाए, वो गलत है। दूसरे लोग वो होते हैं कि इस आपदा में वो सोचते हैं कि किस तरह से लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि दोनों तरह का ही अवसर है। चाहे तो आप इसको मिसयूज़ कर लें, चाहे तो आप इसको यूज़ कर लें। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो इस आपदा को इस तरह का अवसर बनाते हैं। लेकिन अगर ये इलीगल तरीके से कोई इस तरह की करता है तो इससे ज़्यादा जघन्य अपराध नहीं हो सकता। लोगों की हेल्थ से खेलना है, महामारी में लोग ट्रस्ट करके आते हैं, तो अगर इस तरह का अगर कोई करता है तो वो उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। उससे इस तरह से जो लोग कर रहे हैं
उनको आत्ममंथन करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने सही किया और क्या अगर ये नहीं करते तो क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। तो ये चीज़ गलत है और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। कहते हैं ना कि जिस तरीके से हम भगवान पर विश्वास रखते हैं वैसे ही धरती पर डॉक्टर हमारे विश्वास होते हैं, वो हमारे भगवान होते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें लगता है कि डॉक्टर हमें बिल्कुल ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब, जब हम डॉक्टर विजय सरदाना जी से बात करते हैं और हमें भी अच्छे से याद है कि जब आप खुद कोविड-19 से ग्रसित हुए थे, आप हॉस्पिटल में थे, आपको पता चलता है कि पेशेंट किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में उसमें जा रहे हैं, आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप अपनी तकलीफ़ को भूल जाते हैं, आप पेशेंट का गाने के साथ उनको आप हौसला देते हैं। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ करते हो। और आज भी जब दुनिया तनाव में है, जो हमारे दर्शक आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो सरदाना सर हमारे साथ और कोई गाना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता सर। गाने के लिए कोई और मौका होता तो ज़्यादा अच्छा था। गंभीर तरीके की बात चल रही थी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही हो राही हो राही। ये उन सबके लिए है, 2 लाइनें आपके कहने से मैंने गाई हैं। जो हमारे साथी हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जिनको अभी थकना नहीं है, जिनको रुकना नहीं है, जिनको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। और इस प्रोफेशन में ये समझना है कि कोई रेस्ट नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब आप ड्यूटी पे ना हो। ये उनके लिए मैंने 4 पंक्तियाँ गाई आपके कहने से। बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए, आज के दिन को इतना ख़ास बनाने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय सरदाना जी। वास्तव में अभी हमें थकना नहीं है। अगर हम थक कर बैठ गए तो जिस मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और कांटों पर जब हम चलते हैं तो यकीन मानिएगा आगे राह में हमें फूल ज़रूर मिल जाते हैं। और सबसे ख़ास बात, जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका हमें पालन ज़रूर करना है। जब हम सरकार की गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर, चाहे कोरोना हो चाहे डेल्टा प्लस हो, हम उससे जीत जाएंगे। और डॉक्टर्स के लिए आज के दिन बस हम यही कहना चाहेंगे कि निराशाओं में आशा की लौ जला देते हैं, निराशाओं में आशा की लौ जला देते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावी भावना से, उनके महान कर्मों से हम उन्हें इस ज़मीं का भगवान की संज्ञा देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मीडिया हाउस राजस्थान के लिए मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।